अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट में एप्लीकेशन कैसे फ़ाइल करते हैं, उसका क्या फॉर्मेट होता है, किस तरह से उसका प्रोसीजर होता है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन का क्या फॉर्मेट होता है। ठीक है, ऊपर वही हम लिखते हैं, जज का नाम आएगा, फिर जो है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट उसका नाम आ जाएगा। ये प्लेंटिफ होगी, ये वर्सेस डिफेंडेंट होगा। अब इसको अगर आपने उर्दू में करना है तो ऊपर बाअदालत जनाब जो भी नाम है अदालत का वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखना है मुकदमा, ये बनाम ये आ जाएगा। फिर सारा टाइटल लिखना है उसका, ये उर्दू के लिए बता रहा हूँ आपको। और फिर नीचे रिस्पेक्टफुली शवित की जगह जो है ना हमने वो लिखते हैं साइल हस्ब झैल अर्ज़ गुज़ार है कि नीचे फिर सारी जो है ना हमने वो पूरी स्टोरीज़ लिख देनी है जो हमने जैसे हम प्लेंट में लिखते हैं। अब जैसे ये इसमें है 17A की एप्लीकेशन थी, अब ये हमने फैमिली कोर्ट में देनी है, पेमेंट ऑफ इंटरम मेंटेनेंस टू प्लेंटिफ्स। अब जो है ना प्लेंटिफ है उसके बच्चों को जो है ना मेंटेनेंस चाहिए 17A की। 17A ये है ना फैमिली कोर्ट एक्ट का जो है ना आपको फैमिली कोर्ट एक्ट आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा, उसमें 17A की जो है ना सारा पूरा फैमिली कोर्ट में बताया हुआ है। उसमें 17A जो है ना हस्बैंड की जो फादर होता है वो बच्चे को मेंटेनेंस देता है सालाना 10% के हिसाब से। जितनी भी मेंटेनेंस जो कोर्ट ने फ़िक्स की होती है, मिसाल के तौर पे 5,000 या 10,000, उस 5,000 या 10,000 पे सालाना इंक्रीमेंट लगता है 10% के हिसाब से। तो अब एप्लीकेशन देनी है कोर्ट में औरत ने कि ये जो है ना मेंटेनेंस जो है ना दी जाए हमें, कि हस्बैंड जो है ना वो मेंटेनेंस नहीं दे रहा। ठीक है, तो अब इसमें यह है कि इसमें लिखेंगे कि एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 17 फैमिली कोड एक्ट फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरम मेंटेनेंस टू प्लेंटिफ्स। प्लेंटिफ मैंने एक ये और एक इसका बच्चा होगा, प्लेंटिफ्स हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या है, दैट द एप्लीकेंट हैज़ फाइल्ड फैमिली सूट रिकवरी अगेंस्ट द डिफेंडेंट्स। डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट उसने ना सूट पर रिकवरी किया है जो भी है। उसके बाद फिर आगे जो मेन सूट है ये उसकी बात हो रही है, ये हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, हवाला दे रहे हैं हम उस सूट का। सबसे पहले लाइन में हमने उसका हवाला देना है जो सूट है। अब ये मेंटेनेंस का है तो इसे मेंटेनेंस में जो है ना हमने उसका हवाला दिया है। अब आगे फिर हमने पूरी स्टोरी लिखनी है, फैक्ट्स लिखने हैं। दैट द प्लेंटिफ नंबर 1 हैज़ फेल्ड टू पे अ सिंगल पेनी एज मेंटेनेंस एंड डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट जॉब इन मल्टीनेशनल कंपनी एंड द प्लेंटिफ नंबर 2 एंड 3 माइनर्स। अब यहाँ पे प्लेंटिफ नंबर 1 हैज़ फेल्ड टू, अब प्लेंटिफ नंबर 1 नहीं है बल्कि इसमें लिखेंगे बट डिफेंडेंट जो होगा ये होगा। इसमें डिफेंडेंट जो है ना वो लिख देंगे हम, इसकी जगह डिफेंडेंट आएगा क्योंकि प्लेंटिफ तो इसमें ये है ना। तो अब इसमें हम डिफेंडेंट लिख देंगे कि हैज़ फेल टू पे, उसने पे करने में फेल हो गया, सिंगल पेनी, उसने कोई सिंगल पेनी तक नहीं दी अभी तक एज मेंटेनेंस की, डिस्पाइट द फैक्ट, हालांकि ये फैक्ट है कि उसने अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब करता है। तो प्लेंटिफ नंबर 2 एंड 3 माइनर्स आर स्टडिंग, और इसके प्लेंटिफ नंबर 2 और 3 जो है ना इसके 2 बच्चे हैं आसमा के, तो वो माइनर्स हैं, स्टडिंग कर रहे हैं स्कूल में, उसके एक्सपेंसेस होते हैं उसको लुक आफ्टर करने के, कॉपी ऑफ स्कूल एडमिशन्स और फीस सारा कुछ जो है ना वो साथ अटैच कर दिया गया, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। तो ये जो है ना हमने इसकी मेंटेनेंस हमने लेनी है। तो आगे फिर लिखना है कि दैट डिफेंडेंट नंबर 1 ऑलवेज अवॉइड, यहाँ पे इसमें लिखना है डिफेंडेंट नंबर 1, डिफेंडेंट नंबर 1 इसमें ऐसे कर देंगे हम, डिपेंडेंट की नहीं आएगा, ये डिफेंडेंट आएगा। दैट डिफेंडेंट नंबर 1 always avoid shouldering his responsibilities although he is under obligation to pay all maintenance to plaintiffs। ठीक है, प्लेंटिफ को जो है ना वो मेंटेनेंस देने का उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो अवॉइड कर रहा है इसको। सबसे पहले हमने हवाला दिया, उसके बाद फिर हमने ये देखना है। अब ये भी जैसे उर्दू में लिखेंगे कि यहाँ पे केस जो है ना आपकी अदालत में जो है ना ये समाअत हो रहा है, इस उर्दू में ऐसे ट्रांसलेशन करेंगे कि ये आपकी अदालत में केस चल रहा है। ठीक है, ये उर्दू में ट्रांसलेशन हो जाएगी इसकी। फिर उसके आगे हमने लिखना है कि प्लेंटिफ नंबर 1 जो है ना वो उसने आज तक कोई पैसा नहीं दिया और वो अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, ये के। अब ये दैट इसकी जगह पर ये के अब लिखेंगे हम, ये के प्लेंटिफ नंबर 1 जो है ना ये अच्छी जॉब करता है और 2 बच्चे हैं जो है ना उसके प्लेंटिफ नंबर 2 और 3 उसको स्टडिंग कर रहे हैं और स्कूल में जो है ना ये सारी एक्सपेंसेस जो है ना सारे अटैच कर दिए गए हैं। और फिर आगे लिखना है डिफेंडेंट नंबर 1
जो है ऑलवेज़ अवॉइड शोल्डरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले रहा, हालांकि वो इसकी ज़िम्मेदारी है प्लेंटिफ करना, बच्चों की जो मेंटेन करना जो है बच्चों की उसकी सारी ज़िम्मेदारी है। दैट द फैक्ट एंड ग्राउंड्स ऑफ द मेन सूट कंसिडर एज पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन, और जो फैक्ट्स है ना सूट के उसको कंसिडर किया जाए पार्ट, उसके इस पार्ट एप्लीकेशन का जो है ना पार्ट कंसिडर किया जाए। ठीक है, तो उसके बाद फिर इस तरह से आगे प्रेयर क्लॉज में हमने लिखनी होती है कि इट इज़ देयरफॉर रिक्वेस्टेड, उसमें लिखते हैं ये प्रेयर क्लॉज का एक टाइप होती है, इसमें हम लिखना है इट इज़ देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू डिफेंडेंट नंबर 1 हिमसेल्फ और थ्रू हिज अटॉर्नी मे काइंडली बी ऑर्डर्ड, उसको ऑर्डर किया जाए टू पे इंटरम मेंटेनेंस अलाउंस टू प्लेंटिफ एट द रेट ऑफ पेड द मेन सूट, जो कि मेन सूट में जो है ना दिया गया है, रेट दिया गया है, वो रेट जो 5,000 या 10,000 लगा और सालाना जो है ना 10% इंक्रीमेंट लगना है, तो उस हिसाब से जो है ना उसको ऑर्डर किया जाए कि वो मेंटेनेंस जो है वो दे। फिर आगे इसी तरह एप्लीकेंट थ्रू काउंसिल। ठीक है, फिर आगे हमने ये एप्लीकेशन के साथ हमने कि एफिडेविट लाजमी लगाना होता है कि ये सारा कुछ मेरी नॉलेज और बिलीफ के मुताबिक मैं सही कह रहा हूँ और इसमें कुछ भी गलत नहीं कह रहा मैं, तो ये हर एप्लीकेशन के साथ एक एफिडेविट लाजमी लगेगा। तो उसके बाद यहाँ देख लेते हैं एक केस ट्रांसफ़र करने की एक एप्लीकेशन है कि एक केस जो है ना काफ़ी अर्से से चल रहा है, तो उसका अगर नतीजा जो है ना निकालना है, को जल्दी ख़त्म करना है, तो अब जैसे एक फैमिली कोर्ट में केस चल रहा है, तो उससे फिर अब हमने अपील करनी है, जाके एप्लीकेशन देंगे, ज़ाहिर बात है, तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देंगे अब ये इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज लाहौर। तो उसमें लिखने आएंगे एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ द above title case from the court to do any other court of competent jurisdiction, ये इसका टाइटल होगा। रिस्पेक्टफुली शवेत वही लिखना है हमने, साइल हस्ब ज़ैल अर्द गुज़ारा है। फिर आगे वही हम जैसे उर्दू में लिखनी है हमने चीज़ें के लिखनी है, तो दैट द अबव नोटेड केस इज़ पेंडिंग एजुकेशन द कोर्ट, इस फैमिली कोर्ट में ये केस पेंडिंग था फैमिली जज में। अब हमने ये भी लिखना है कि इस अदालत में तो नहीं है ना, अब केस इसमें लिखना है कि दैट द अबव नोटेड केस इज़ पेंडिंग एजुकेशन नहीं है ये, एजुकेशन इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज फैमिली कोर्ट। आगे कोर्ट का नाम लिख देना हमने, जहाँ पे भी ये केस है तो उसको हमने हवाला देना है। फिर उसके बाद लिखना है कि दैट इज सेड प्लीज़ लर्न प्रेजाइडिंग ऑफिसर इज़ नॉट इज़ ऑन लॉन्ग लीव, बहुत लंबी छुट्टी पे गया हुआ है और सारा काम जो है ना वो बंद पड़ा हुआ है। द केस इज़ बीइंग एडजर्न्ड अगेन एंड अगेन, तो ये जो है ना बार बार जो है ना लंबी तारीखें एडजर्न हो रहा है केस, तो मेरा केस का कोई फैसला नहीं हो रहा था। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इज़ फिक्स, नेक्स्ट डेट जो है ना उसकी हियरिंग की ये है। तो आगे लिखना दैट एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ द सब्जेक्ट एक्सट्रीमली एसेंशियल इन ऑर्डर टू कर्टेल द एग्नोजी ऑफ द एप्लीकेंट्स, और ये बहुत ज़रूरी है अब कि जल्दी इसका फैसले का किया जाए, ताकि जो है ना मुझे कोई परेशानी, एप्लीकेंट को कोई परेशानी ना आए, उसको परेशानी को ख़त्म किया जा सके। फिर आगे लिखना है हमने कि इट इज़ मोस्ट रिस्पेक्टफुली परेड, ये परेड नहीं आएगा, परेड ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ दिस एप्लीकेशन द अबव टाइटल केस में काइंडली बी ट्रांसफ़र फ्रॉम द कोर्ट। अब ये केस को जो है ना ट्रांसफ़र कर दिया जाए किसी दूसरी अदालत में, किसी कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन की जो भी अदालत होगी उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो इस तरह से जो है ना हम ये एप्लीकेशन मिसलिनियस एप्लीकेशन जो है ना हम कोर्ट में देते रहते हैं। तो ये हम डिफरेंट डिप्लेंट के साथ ही हमने वक्त के साथ साथ हमने एप्लीकेशन देनी पड़ती हैं कोर्ट में, क्योंकि जैसे अभी पहले था एक केस स्केजुअली बन गया और कोई मेंटेनेंस तो है। अब जैसे कि पहला मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें एक कोर्ट ने कह दिया कि भाई इतना ख़र्चा देना है, इस हस्बैंड ने इसको देना है, वो सारा ऑर्डर हो गया। उस ऑर्डर के बावजूद जो है ना हस्बैंड जो है वो मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, तो फिर जो है ना औरत जो है ना एक एप्लीकेशन देगी कि उसको जो है ना ऑर्डर किया जाए कि वो ख़र्चा दे। तो इस तरह से डिफरेंट एप्लीकेशंस जो है ना हम देते हैं। मिसाल मैं आपको एक और दे देता हूँ इसकी, जैसे फैमिली केस की मिसाल दे देता हूँ कि एक हस्बैंड जो था, फादर जो था, उसने बच्चे की कस्टडी के लिए जो है ना एक केस किया हुआ था कि बच्चे की कस्टडी मैं लेना चाहता हूँ, और अदालत ने स्केजुअल बना दिया उसका कि तुम इन दिनों में जो है ना बच्चों से मिल सकते हो। तो बीवी जो है ना वो मिलाने के लिए राज़ी नहीं है बच्चों को, तो बजाय कि वो नया कोई सूट फाइल करेगा तो अदालत में जो एप्लीकेशन दे देगा एक कि ये बच्चे को मिलवा नहीं रही, और अदालत ने उसके वारंट भी निकाले, 2 दफ़ा वारंट भी इशू कर लिए हैं कि बच्चे को लेके ये अदालत आ जाए, लेकिन वो फिर भी वारंट सस्पेंड वगैरह करा के या कुछ भी किसी तरह से वो अदालत में नहीं लाती बच्चे को। तो फिर उसके लिए एप्लीकेशन देगी, देख जाएगी, हस्बैंड जो है या फादर जो है वो एप्लीकेशन देगा
और वारंट को बहाल किया जाए, जो औरत ने वारंट सस्पेंड करवाया था उसको बहाल किया जाए, और इसको बच्चे को जो है ना पुलिस इमदाद के ज़रिए जो है ना, ये सारा एप्लीकेशन में लिखा जाएगा कि पुलिस इमदाद के ज़रिए बच्चे को कोर्ट लाया जाए और मुझसे मिलवाया जाए। तो ये प्रोसीजर होता है सारा। तो इसलिए जो है ना हम इसको डिफरेंट एप्लीकेशंस जो है ना हम देते हैं फिर, और ये हमें देनी पड़ती हैं पूरी। कई आप फ़ाइल देखेंगे जब आपको कोर्ट में जाना होगा तो आपकी पूरी फाइल्स देखेंगे, जब आपको पूरी फाइल्स एप्लीकेशन से भरी होती हैं। इतनी एप्लीकेशंस लोग देते हैं, हर रोज़ देते हैं कोई ना एप्लीकेशंस, एक फ़ाइल के अंदर एप्लीकेशंस इकट्ठी हुई होती हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट एप्लीकेशंस जो है ना हम देते हैं ताकि कोर्ट फिर हम ऑर्डर ले सकें और फिर हमारा काम जो है ना वो ईज़िली जो है ना हम अपना काम करवा सकें। तो उम्मीद है आप लोगों को एप्लीकेशंस का समझ आ गया होगा। तो अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।